तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैंने जैसे नमस्ते बताया सर। था, पहला नक्षत्र हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में बात किए थे, जिसका नक्षत्र स्वामी, तो मैं इसको एनएल लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, है ना, बार बार इसका यूज होगा। तो नक्षत्र स्वामी कौन हुआ? केतु। केतु। और आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम भरणी भरणी। नक्षत्र की बात करेंगे, है ना, भरणी नक्षत्र के बारे में। और जब ये भरणी नक्षत्र के बारे में बात करेंगे तो ये नक्षत्र नंबर क्या है उसका? 2 नंबर। टू। जब भी किसी भी प्लानेट का साथ में जुड़ा हुआ नक्षत्र का नंबर 2 होता है, तो आप समझ जाओ कि उसका स्वामी कौन बनेगा? उसका स्वामी वीनस शुक्र। वीनस। तो इसीलिए 2 नंबर वाला नक्षत्र का भी स्वामी वीनस है। और ऐसे ही आपका 20 नंबर का जो नक्षत्र स्वामी है वो भी वीनस ही होगा। और 20 के बाद अगर आप देखोगे तो फिर कौन सा आएगा? 11 नंबर। आपका 11 नंबर, है ना, 11 नंबर। तो ये भी जो है, क्योंकि एक एक मिला दो तो 2 हो रहा है, तो ये सारे नंबर्स के जो हैं नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्र। शुक्र एक ग्रह है, ये आपको याद रखना है। तो अब रहा डिग्री के बात, कि ये जो हम कह रहे हैं ये कितने डिग्री तक एक्चुअल में रूल करता है। तो डिग्री के लिए हम कहेंगे 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16:40। 26:40। 40 मिनट तक आपका जो नक्षत्र होगा वो भरणी नक्षत्र होगा। तो भरणी नक्षत्र का नेचर जानने के लिए सबसे पहले उसका डेटी कौन है वो जानना है ना। यम। यम। यम डेटी का मतलब होता है कि किसी नक्षत्र के लिए एक्चुअल में एक भगवान है जो उस नक्षत्र का एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यम को कौन सा देवता कहा जाता है? गॉड ऑफ मृत्यु का डेथ। देवता। गॉड ऑफ डेथ, है ना। और संस्कृत में क्या है? मृत्यु का स्वामी, है ना, काल का स्वामी। साथ में इनको धर्म का भी भगवान कहा जाता है ना। धर्म, आपने जो भी कर्म किए हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग जीवन मिलेगा। और ये धर्म के साथ कर्म का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है ना। यानी आपने पास्ट में जो भी कर्म किए हो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस जन्म में जो है जीवन मिला है। आपको भाई बहन पिता माता जो भी रिलेशनशिप आपको मिला है उस कर्म के वजह से मिला है ना। तो आप कर्म के बारे में जब भी सुनते हैं तो अल्टीमेटली वो कर्म का लेखा जोखा जो रखते हैं वो कौन से भगवान है? यम, है ना। यमराज। और यस। यमराज के पास भी एक ऐसा उनके कोर्ट में काम करने वाले, उनको भी आप भगवान ही मान लो, जो हमारा सारा चित्रगुप्त। हिसाब रखते हैं, चित्रकूट। है ना, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त। तो अब ये बहुत बड़ा अनोखा बात है कि ये धर्म क्या है और मृत्यु क्या है, और ये ऐसा भगवान क्यों बने जो धर्म को भी देख रहे हैं और मृत्यु को भी देख रहे हैं। तो अब हम उसको बहुत गौर से जाके समझने का कोशिश करेंगे कि भरणी नक्षत्र में जन्म मृत्यु का बात क्यों हो रहा है, और भरणी नक्षत्र का स्वामी या उनका डेटी यम बन रहे हैं उसके पीछे रहस्य क्या है। तो आप एक बात समझिए, इसको समझने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज है कि लाइफ में हम जो भी कर्म करते हैं, है ना, लाइफ में हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो सबसे पहला जो कर्म है वो कहाँ से शुरू होगा? आपके थॉट प्रोसेस से, है ना। आपका जो थॉट प्रोसेस है वहां से ही शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप खाली सोच लिए तो क्या कर्म हो जाएगा? हाँ जी। आपने सिर्फ सोच लिया कि चलो जी कल जो है मुझे इस इंसान के साथ किसी तरीके का एक ऐसा काम करना है जो जिंदगी भर याद रखे कि मैं भी क्या चीज। ये आपका थॉट है ना। तो अब देखना, ऐसे ही कोई चीज खरीदने का प्लान करते हो तो दैट स्टार्ट्स विद ए थॉट। उसके बाद आप क्या करते हो? उस थॉट के बाद उस चीज को पाने के लिए आपके मन में एक जो है प्रबल इच्छा होता है ना। एक इच्छा होता है कि नहीं जी इसके लिए मुझे ये काम भी करना है। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे वो कर्म भी करना है। और उसके बाद आप क्या करते हो? कर्म कर देते, है ना। आपने जो प्लान किया था वो आप कर्म कर देते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आज कर्म कर रहे हो, ये आज से 10 साल पहले कर्म किए थे।
आपका जितना भी जन्म हुआ है, हर जन्म में आप कुछ ना कुछ जो है आपने कर्म किया है ना। तो आप जब कुछ ना कुछ कर्म किए हैं तो उस कर्म के लिए एक्चुअल में जो टर्म यूज होता है वो हो गया आपका संचित कर्म, है ना। संचित, इसका मतलब है जो भी काम किए हो एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, संचित कर्म। अब ये संचित कर्म के लिए जो भी आपको फल मिलेगा वो फल कौन प्रदान करेंगे? धर्मराज, है ना। ऐसा नहीं है कि यम खाली मार देते हैं। मृत्यु तो किसी तरीके से भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप का मृत्यु हो सकता है ना। आप किसी जगह पे रह रहे थे, उस जगह से आप दूसरे जगह पे आ गए, वापस ही नहीं गए, तो उस जगह के साथ जो आपका रिलेशन है उस रिलेशन का मृत्यु हो गया, है ना। आपके पास किसी भी तरीके का एक इंसान का हेल्प है, वो इंसान ही आपको छोड़ के चला गया तो हेल्प का मृत्यु हो गया। आपके पास कोई ज्ञान है लेकिन जरूरत के टाइम में वो ज्ञान काम में नहीं आया, तो भी उस ज्ञान को लेके आप कह सकते हो उसका मृत्यु हो गया। तो ये जो मृत्यु है ये एक साधारण शब्द नहीं है। मृत्यु जो है बहुत ही अनोखा शब्द है, और उसके पीछे ये जो कर्म थ्योरी है ना उसका रिलेशन को समझना है। तो आप देखो, हम लोग जब भी पैदा होते हैं तो उस टाइम में जो प्लैनेट्स का स्थिति होता है, ग्रहों का जो स्थिति होता है ना, ये लेकिन आपके संचित कर्म को नहीं बताते हैं, क्योंकि आपका संचित कर्म कई जन्मों का है। लेकिन इस जन्म में आपको जो भुगतना है उसको कौन सा कर्म कहते हैं? प्रारब्ध। ठीक है। इस जन्म में जो आप करने जा रहे हो और जो भुगतोगे आप, जिस तरीके का रिलेशन आपको मिला है, तो ये उसका कुछ पार्ट है। जैसे मानो संचित कर्म, किसी ने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखा है लेकिन इस जन्म में उसको सिर्फ 50,000 खर्च करने का मौका मिलेगा, तो वो जो कर्म है वो क्या है? प्रारब्ध कर्म है। संचित कर्म आपका कई जन्मों का है, इसका मतलब है कि आप कई जन्मों तक 50 जगह पे आप पैदा हुए हो। ठीक है, आपके माता पिता भाई बहन वो सारे कई लोग बने हैं, कोई जीव भी बने होंगे। जो हमारा माइथोलॉजी कहता है कि हम लोग जो है बहुत गर्भों से होके इस मनुष्य जन्म को पाए हुए हैं। अब उस जन्म में भी आपने कई सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत या सही व्यवहार किए होंगे, लेकिन इस जन्म में आपको उसमें से कितना चीजें भोगना है वो आपका प्रारब्ध कर्म जो है डिसाइड करेगा। लेकिन उसके साथ आप क्या करते हो? डिपॉजिट करना छोड़ते नहीं हो, आप उस कर्म का जो लेखा जोखा है इसको आप भरते रहते हो, है ना। कैसे भरते हो? क्रियमाण कर्म के थ्रू। कौन सा कर्म? क्रियमाण। आप अभी जो कर रहे हो, अभी आप क्लास ले रहे हो, तो ये किसका पाठ है? क्रियमाण कर्म, है ना। तो यानी आप नया नया कर्म जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो। तो अल्टीमेटली ये जो क्रियमाण कर्म है ये भी एंड में क्या बन जाएगा? ये आपका संचित कर्म में जाके जमा हो जाएगा, है ना। संचित। और इसमें से कई ऐसे कर्म होंगे जो यूजुअली किसी को दुख देने के लिए होगा, या किसी को परेशान करने के लिए होगा, या किसी का किसी तरीके का लाभ पहुंचाने के लिए होगा। तो एक पॉजिटिव कर्म भी हो सकता है, और एक कौन सा कर्म हो सकता है? नेगेटिव। और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म का बात करते हो तो ये भगवान का एक सिंपल फॉर्मूला है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में हम आते हैं ना, वो एक्चुअल में आपका पॉजिटिव कर्म और नेगेटिव कर्म को बताते हैं। कौन सा कर्म आपने पॉजिटिव किया है और कौन सा कर्म आपने नेगेटिव किया है। तो इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो आपका चार्ट को देख के प्रारब्ध कर्म के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन क्रियमाण कर्म के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रारब्ध कर्म का मतलब है आपको पर्टिकुलरली कुछ काम करना ही करना है। ठीक है, तभी जाके आपका अकाउंट जो है धीरे धीरे पॉजिटिव बनता जाएगा, जो संचित कर्म वाला अकाउंट है। तो इसीलिए अगर मानिए आपका कोई चाइल्ड बर्थ हुआ है ना, तो आप कौन से हाउस से देखते हो? 5 नंबर घर से। लेकिन पता चला वो बच्चा जो है किसी तरीके से स्पेशल चाइल्ड है ना, उसको चलने में दिक्कत हो रहा है, सुनने में दिक्कत हो रहा है, या वो फिजिकली चैलेंज्ड है। तो आप समझ जाओ कि इस बच्चे के साथ आपने अपने संचित कर्म में ऐसे कुछ काम किए थे। कोई भी रिलेशनशिप में ये हो सकता है, ये हो सके आपके पास्ट बर्थ में वाइफ होगी, या फर्स्ट बर्थ में आपका बच्चा ही होगा, या आपके पास्ट बर्थ में कोई नेबर होगा, लेकिन आपका उस इंसान के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था और आपने एक्चुअल में उसको बहुत ज्यादा परेशान किया था।
तो फिर वो आपको इस जन्म में परेशान करने के लिए पैदा होगा। कितना परेशान ये कर सकता है, ये आप किसी स्पेशल चाइल्ड के फादर या मदर का लाइफ को देख के समझ सकते हैं। सिर्फ अनुमान करके आप कभी भी नहीं समझ सकते कि एक्चुअल में हाउ मच हेल दे आर फेसिंग। किसी का भी हो बच्चा, वो बेचारा वो खुद तो परेशान होता ही होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसके चक्कर में उसके माता पिता का भी जीवन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि आपने मानिए आपका वाइफ के साथ मिसबिहेव किया है, तो अल्टीमेटली इस जन्म में वो हो सके आपका हस्बैंड होगा या वाइफ होगा, और आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशंस के थ्रू जाना होगा जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जी भाई, ये तो मेरे कर्म का भुगतान करने के लिए ही मैं इस तरीके का जीवन पाया हूं और मेरा जीवन ही नरक है। तो आप देखो ये कर्म जिस दिन भी समाप्त हो जाएगा, जैसे फैन को आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर देते हो, क्या वो एकाएक बंद हो जाता है? नहीं होता ना। फैन हम्म। करने के बाद भी वो 15 20 50 राउंड घूमने के बाद धीरे धीरे बंद होता है। तो जहां यस। पे भी आपने सारा कर्म का लेखा जोखा पूरा कर दिया, उसके बाद भी ना हम इमोशन के साथ उस इंसान के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो इंसान हमें छोड़ के भी चला जाए, तब भी हम इमोशनली उसके साथ कई देर तक अटैच्ड होते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई उस इंसान के साथ हमारा जो यारी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, वो बना रहे। लेकिन वो दूसरा इंसान ये नहीं मानता है। आप चाहे इसके लिए जितना दुखी हो, आप मन ही मन उसको जितना ज्यादा ढूंढने का प्रयास करो, वो एक बार आपको छोड़ के चला जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। इसमें जन्म और मृत्यु का जो रिलेशनशिप है, इसके साथ भरणी नक्षत्र को अगर आपने जोड़ दिया, तो आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना बढ़िया समझ होगा जो आप एक ही क्लास में किसी के भी चार्ट को समझने का कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आज वो टेक्निक आपको बताऊंगा। तो भरणी नक्षत्र का मतलब क्या हुआ? सबसे पहला आपका उस पर्टिकुलर प्लैनेट या हाउस के साथ क्या होगा? सिंपल अटैचमेंट, सीरियस अटैचमेंट, है ना। जैसे मानिए किसी का 4th हाउस में एरीज साइन आ गया, है ना, एरीज साइन आ गया, तो इसका मतलब भरणी नक्षत्र कहाँ पे आ गया? 4,000। फोर्थ हाउस में। तो 4th हाउस के जो कारकत्व है, उसमें से एक है मदर, माँ, है ना, और एक क्या है? मदरलैंड, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंसान जो है अपने इनिशियल स्टेज में इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा होगा। आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा अफेक्शन होगा। इसके जो भक्ति कह सकते हो, रिलेशनशिप कह सकते हो, इसमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा कि वो इंसान सीरियसली अटैच्ड है। अगर माँ नहीं भी है, बचपन से ही माँ निकल गई हो यही, तो उसके बाद भी ऐसे कंडीशंस होगा कि आप जो है उस माँ के लिए बार बार रो रहे हो। हर बात में आपको याद आ रहा है कि भाई मेरे मम्मी जो है मुझे इस तरीके का हेल्प करती, मैं लेकिन मम्मी के बिना बेसहारा हो गया हूँ। लेकिन ये जो अटैचमेंट है, उसके बाद सेकेंड फेज में क्या आएगा? सेकेंड फेज में आएगा वहां से दूरी, है ना, डिटैचमेंट। तो आप देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली वो जो दुख हमें मिल रहा है, उस दुख का शुरुआत पहले हो गया अटैचमेंट के थ्रू, और उस दुख का अंत कैसे हुआ? डिटैचमेंट। वहां से आप दूर चले गए, है ना। तो आप क्या करोगे? किसी भी इंसान का चार्ट में भरणी नक्षत्र को देखना है और ये समझना है कि कौन सा प्लानेट उस राशि के साथ बैठा हुआ है। जैसे मानिए सूर्य बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? उस इंसान को, सूर्य का मतलब होता है गवर्नमेंट, सूर्य का मतलब होता है अथॉरिटी, सूर्य का मतलब होता है फादर, सूर्य का मतलब होता है बॉस। तो आप देखो, ये जो रिलेशनशिप है, एक्चुअल में उसको समझने के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर वर्ड बताऊंगा, और उसका जो एक्सपीरियंस है, इसी एक्सपीरियंस से आप भरणी नक्षत्र को समझ सकते हो। ओम का मतलब क्या होता है? गर्भ। माँ का कुख, है ना। तो ऐसे ही ये जो भरणी नक्षत्र है, ये आपका कॉस्मोस, कॉस्मोस का कुख है। यानी ये आपको एक्चुअल में बताएगा कि यहाँ पे जो आप आए हुए हो,
मृत्यु के बाद आपका एक नया जन्म हुआ है, तो उस जन्म में आप एक्चुअल में सबसे ज्यादा अटैच्ड और सबसे ज्यादा स्ट्रगल कौन से प्लानेट को लेके करोगे? जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वहीं पे ही उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है, लेकिन वो एक गर्भ में एक तरीके से बंदी होता है ना? और उसको फ्रीडम कब मिलता है? जब उसका बर्थ होता है। तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके का एक्सपीरियंस है। जिस हाउस में आपका ये वाला साइन पड़ेगा और जो भी प्लानेट यहाँ पे रहेंगे, तो पहले तो एक तरीके का बंधन होगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप उस चीज से दूर ही नहीं जा पा रहे हैं, हमेशा आपको लग रहा है कि उस चीज का जरूरत है, उसी चीज में मेरा आंसर छुपा हुआ है, मैं जो है सुख को भी ढूंढूंगा तो उसी के अंदर ही ढूंढूंगा। लेकिन वो एक्चुअल में आपको किसका कारक होगा? दुख का ही कारण होगा, और बहुत ही डिफिकल्ट दुख। जैसे मानो आपका मन नहीं है आपका मातृभूमि छोड़ के जाने के लिए, लेकिन आप जोर जबरदस्ती जो है मातृभूमि को छोड़ के जा रहे हो। जब फोर्थ हाउस में आपका भरणी नक्षत्र होगा, कोई बॉस है, आप उसके लिए बहुत सीरियसली काम कर रहे हो, आपका रिलेशन भी अच्छा है, लेकिन अचानक से किसी के कहने पे या कोई ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे आपके बॉस जो है आपका नौकरी खाने के लिए आमादा हो जाएगा, आपको उस संस्था से बाहर निकालने के लिए वो जो है आपके पीछे पड़ जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे ऐसे क्यों हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे मैं एक्चुअल में जन्म का ख्वाब देख रहा हूं, है ना, कोई भी गर्भ के अंदर 9 महीना रहता है, तो इसका मतलब क्या है? उस गर्भ से बाहर आना, इस दुनिया को देखना, इस दुनिया में जो जीवन है उसको भोग करना, ये इच्छा होता है। कोई नहीं चाहता कि माँ के कोख में ही उसका जीवन जो है रह के खत्म हो जाए। उसका एक्चुअल मकसद क्या है? टू कम आउट ऑफ द वूम। तो इसका मतलब है ये जो बंधन है जिसके अंदर आप एक्चुअल में एक तरीके से बंधे हुए हो, ये राशि आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराएगा कि आप वहां से बाहर आ रहे हैं। और वो दुख का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। और ये जो राशि है ये यूजुअली आपका बीमारी और किसी तरीके का डिस्प्यूट को बताता है। ठीक है, बीमारी और डिस्प्यूट। तो अल्टीमेटली आप देखना, जो भी लाइफ में बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं उनका भरणी नक्षत्र का पोजीशंस बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। और ये कौन से एज को रिप्रेजेंट करता है? यूजुअली 7 से 12 साल, है ना, 7 से 12 साल। और जो भी रिलेशन है, जैसे मानो मार्स है, तो मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में? भाई को, है ना। और आपने देखा कि जो है आपका भरणी नक्षत्र में एरीज साइन में मार्स वाला साइन आके रहा है। मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स पराक्रम को भी रिप्रेजेंट करता है ना। आपको जो भी अपना पावर दिखाना है वो मार्स के थ्रू दिखाते हैं। लेकिन मार्स ही आ गया भरणी नक्षत्र में, तो अल्टीमेटली ऐसा एक टाइम आएगा जिस वजह से आप पराक्रम दिखा रहे हो, पराक्रम का कारण ही समाप्त हो जाएगा, है ना। मानो किसी के ऐसे घर में वो पैदा हुआ है जहां पे पैसे का कोई कमी नहीं है, तो अल्टीमेटली अगर पैसे का कमी नहीं है और पराक्रम का कारण यही है, तो बाद में उस इंसान के साथ क्या हो सकता है? ऐसा एक फेज आएगा जहां पे पैसे का प्रॉब्लम उसको होगा और उसको फील भी करेगा कि जी ये अगर मैंने किया होता तो आज मेरा लाइफ जो है थोड़ा सा अलग हुआ होता, लेकिन मैंने ये वाला गलती कर दिया लाइफ में, और मैं एक्चुअल में इस चीज को समझा ही नहीं कि आगे ऐसे भी हो सकता है। ऐसे ही मानिए सूर्य है, तो सूर्य क्या करेगा? पिता के साथ आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा करेगा, है ना, सूर्य। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पिता से दूर जाना पड़ेगा या आपका रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो जाएगा किसी तरीके से। आपको जो है जिस पिता के ऊपर गर्व था, ऐसा एक कॉम्बिनेशन आएगा जिसमें उस रिलेशनशिप को आप भुलाने का भी कोशिश करोगे। तो सबसे बड़ी एक टेक्निक जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको समझना है। एक होता है फोकस, है ना। फोकस का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई लेंस ऐसे यूज कर लूं और अल्टीमेटली बहुत सारे लाइट्स उसके थ्रू पास कर रहे हैं, तो जब भी वो लेंस के थ्रू पास करेंगे तो एक पॉइंट पे वो मिलते हैं जाके, है ना। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस, है ना। तो आपके लाइफ में ये वाला हाउस एक फोकस होगा। जैसे मानो सेकंड हाउस में आपका भरणी नक्षत्र है ना, एरीज वाला साइन है, तो आपका फोकस कहाँ पे होगा? आपके फैमिली के ऊपर, है ना। या कहाँ पे होगा? पैसे के ऊपर। सेकंड हाउस पैसे का भी है। या किसके ऊपर होगा?
फूड के ऊपर, क्योंकि खाने पीने का भी जो है सेकेंड हाउस है। फेस के ऊपर, क्योंकि आपका फेस भी जो है सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तो आप देख लो, ये तमाम चीजें अगर सेकेंड हाउस है तो लाइफ में आपका फोकस क्या होगा, इनमें से जो चीजें हैं सामने। यस सर। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस पर्टिकुलर फोकस के बाद उसको रिलेटेड किसी ना किसी तरीके का डिस्प्यूट भी होना तय है। आप समझ गए, डिस्प्यूट, फाइनेंशियल डिस्प्यूट, या फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप था वो रिलेशनशिप किसी तरीके से ब्रेक हो जाना, या आपके लाइफ में जो एक्चुअल में आप अचीव करना चाहते थे उस फोकल पॉइंट से आप दूर हो जाओगे, आपका एनर्जी कम हो जाएगा। कौन पीछे बात कर रहा है, हु इज दैट? तो आप भरणी नक्षत्र का ये नेचर को धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे जो है आपको यूज करना ही करना है। ठीक है, जैसे मानिए आप मदर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, 4 नंबर घर में भरणी नक्षत्र आ रहा है, एक दिन ऐसा होगा माँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, या किसी भी खराब कॉम्बिनेशन अगर वहां पे है, राहु केतु भी बैठे हुए हैं, या जो है किसी तरीके का चंद्रमा जो है कमजोर है, तो फिर आपको माँ मातृभूमि को छोड़ के बड़े दुख के साथ जाना पड़ेगा। तो आप देखो इसका जो सिंबल है, और सिंबल भी जो है वो ओम का है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में चैलेंज आने के बाद एक नया लाइफ का सृष्टि भी होगा, है ना। ओम का तो मतलब यही है कि लाइफ जो है जनरेट हो रहा है, लेकिन वो लाइफ एक्चुअल में कब फंक्शन करने के लिए आएगा, जब वो ओम से बाहर आएगा। ठीक है, तो लाइफ में प्रॉब्लम फेस करने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी यही साइन आपको दिलाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल एलिफेंट, है ना, फीमेल एलिफेंट। तो आपको जो है इसके नेचर को समझने के लिए एलिफेंट का जो नेचर है उसको भी स्टडी करना होगा, है ना। एलिफेंट का नेचर आप देखना, एलिफेंट के बारे में कई तरह के चीजें कहा जाता है। एक तो ये जो है अपना दुश्मनी निकालने के लिए इनका मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, ये बार बार देखा जाता है। कभी कभी हाथियों में से एक किसी को मार दिया जाए तो दूसरा जो है उसका बदला लेने के लिए भी आता है। ये अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब है आप लाइफ में भरणी नक्षत्र से एसोसिएटेड चीजों को जरूरत से ज्यादा लाइफ में एम्फासिस दोगे, प्यार करोगे, अपनापन दिखाओगे, और अल्टीमेटली वही आपको क्या देगा, हाँ जी, धोखा। वही धोखा देगा, वही आपको दुख भी देगा। और ये गारंटेड है जहां पे भी आपका भरणी साइन के अंदर कोई भी प्लानेट है। इसीलिए आप देखो जो नेचुरल कारक ऑफ मारक हाउसेस हैं वो कौन है कालपुरुष कुंडली में, सेकंड एंड सेवन। सैटर्न, वीनस ही है मारक, नेचुरल मारक। ठीक है, सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस ये जो है कालपुरुष कुंडली में कौन सा साइन बनेंगे, टॉरस साइन बनेंगे और लिब्रा साइन बनेंगे। दोनों का लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस। आप इसके मृत्यु के साथ इसको जोड़ सकते हो, यम के साथ इसको जोड़ सकते हो, है ना। यही सबसे बड़ा चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मरता है। कौन सा चीज, रिलेशनशिप, है ना। कली युग में तो इसका कोई एग्जाम्पल देके आप थकोगे नहीं, रिलेशनशिप। और जब भी एक रिलेशनशिप मर जाता है तो क्या होता है, एक नया रिलेशनशिप जन्म होता है ना। एक रिलेशनशिप मर जाए तो एक नया रिलेशनशिप जो है जन्म होता है। और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये यम ही ऑपरेट करते हैं, यम भगवान। और शुक्र को जो है मृत्यु संजीवनी का शक्ति प्राप्त है। इसका क्या अर्थ है, किसी भी मरा हुआ रिलेशनशिप को बचाने का भी कारक कौन है, शुक्र। वीनस। और किसी भी रिलेशनशिप को मारने का भी कारक कौन है, वीनस। शुक्र। इसीलिए दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े युद्ध होते हैं उसके पीछे वीनस का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप महाभारत ले लो, चाहे आप रामायण ले लो, है ना, दोनों के केस में। और यस दुनिया में सर। इतिहास साक्षी है कि जब भी बड़ा बड़ा युद्ध हुआ है उस युद्ध के पीछे नारी का हाथ सबसे पहले होता है ना। तो इसीलिए जो आपके शुक्र हैं उनको किसी को भी जीवन दान देने का शक्ति प्राप्त है ना।
लेकिन वही आपके कालपुरुष कुंडली में किसका मारक कारक? है, मारक है। मृत्यु का कारक होते हैं। तो इसीलिए आप देख लो, आज के डेट में भी आपका जो सेकंड हाउस है ये रिलेटिव्स का है ना। और सबसे बड़े दुश्मन कौन बनते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब आपका जीवन बदल जाता है। जब आप दुखी हो तो मजाक उड़ाते हैं, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, आपका कोई स्टेटस बढ़ गया, तो आपके पीठ के पीछे बुराई करते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपके साथ जो खतरनाक रिलेशनशिप है, जो एक्चुअल में चाहे आप जितना भी अच्छा कह लो, जो लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंज लाता है वो कौन सा है? रिलेशनशिप। स्पाउस। हाउस, मैरिज। क्योंकि दोनों मारक हाउस से रिलेटेड चीजें हैं। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन होना, किसी भी तरीके से जन्म मृत्यु का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस आप करोगे, मृत्यु कभी भी आप मत समझना कि फिजिकल बॉडी का होता है। ठीक है। मृत्यु फिजिकल बॉडी का जो होता है वो फिर से दूसरे बार जन्म ले लेता है। तो फिजिकल बॉडी का मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते हैं। इसका मृत्यु होना चाहिए आत्मा का मृत्यु। आत्मा अजर अमर है, तो फिर मैं आत्मा का मृत्यु क्यों कह रहा हूं? कई बार आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान के बिना तो मैं जी भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि ये अगर इंसान नहीं रहा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन फिर भगवान ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यही इंसान जो कभी आपका आत्मा हुआ करता है, सोलमेट हुआ करता है, आप उसको भुला भी देते हैं, या वही ऐसा कुछ करता है जिसके वजह से आपको लगता है नहीं, मुझे इसके बियॉन्ड भी दुनिया को है देखना है, मैं वो अटैचमेंट से बाहर आ जाता हूँ। और ये हर रिलेशनशिप में होता है। ठीक है। बहुत ही अनोखा आत्मा जो जीवन में बहुत अच्छे संचित कर्म लेके पैदा हुए हैं, वो यूजुअली अपने स्पाउस के साथ इस दुनिया में आते हैं एंड दे लीड ए वेरी मार्वलस लाइफ। अच्छे आत्माएं जो होते हैं, तो कैसे पता चलेगा अच्छा आत्माएं? यूजुअली उनके बीच जो लव रिलेशनशिप है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा अगर सेम डे पे उन दोनों का डेथ होता है, या तो एक हफ्ते के अंदर उस इंसान का जाने के बाद दूसरा भी जो है प्राण त्याग कर देता है। ठीक है। तो आप समझ जाना कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपका पास्ट कर्म है। उतना ही खुश होंगे वो दोनों साथ में रह के, एक दूसरे को हमेशा हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में कौन काम कर रहा है? यहाँ पे जीवन काम कर रहा है ना। और जहां रोज मार, लड़ाई पिटाई, झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना, कहीं पे भी किसी को इंसल्ट कर दो, दोनों रिलेशनशिप जो है ऐसे लग रहा है जैसे रिलेशनशिप नहीं है, युद्ध का मैदान है। तो इसका क्या मतलब है? एक दूसरे का जानी दुश्मन, वो अभी इस जन्म में एक दूसरे का बदला लेने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है। उसमें से सफर करने वाला एक होता है जो जरूरत से ज्यादा सफर करता है, और उस दूसरे के सफरिंग की वजह से बहुत खुशी का अनुभव करने वाला एक होता है। ठीक है। जो आनंद अनुभव करता है दूसरे को परेशान करके। तो जब इस तरीके का आप देख लें तो यहाँ पे आप देखना यूजुअली जो बहुत ज्यादा झगड़ते लड़ते हैं, तो हस्बैंड का डेथ बहुत पहले हो जाता है ना। या जो स्पाउस का डेथ है वो जो है बहुत पहले हो जाता है। उसमें से वाइफ हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है। देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन देयर लॉन्जिविटी एंड देयर टाइम ऑफ डेथ। इसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप उनको पहले से बता देना, भाई आज लड़ रहे हो लेकिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप जो है अकेले जीवन यापन करोगे, ये इंसान बहुत जल्दी आपको छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो आप देखो जीवन और मृत्यु का किस तरीके का अनोखा खेल है यहाँ पे। तो ये एनर्जी किस तरीके का है? ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। पहले आपका लाइफ का फोकस तय करेगा, उसके बाद आपको डिटैच कराएगा, आपको दुखी कराएगा ही कराएगा, और आप उस रिलेशनशिप को लेके जहाँ पे बहुत अच्छा सपने बुने थे, एक दिन ऐसा टाइम आएगा उस रिलेशनशिप से अकेला अलग थलग आपको जीवन जो है ये करना पड़ेगा। हर प्लानेट को हम लोग क्या करते हैं, गण के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देवगण है, मनुष्य गण है। तो जो नेचुरल टेंडेंसी होता है मनुष्य गण वाला, है ना, ये बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं होता है, एवरेज वाला क्वालिटी ये इस पर्टिकुलर स्टार में होता है। कौन से गण का होता है? स्टार। लेकिन अगर देवगण का क्वालिटी होगा तो आप समझ जाओ उसमें दया, क्षमा, दूसरे को हेल्प करना, ये सारी चीजें भी होंगे। तो ये उस हिसाब से एक भोग करने वाला साइन है। मनुष्य का जैसा जीवन होता है, उसके कुछ चुनिंदा सपने होते हैं, उसको पूरा करने के लिए वो दुनिया में हर तरह के प्रयत्न करता है।
वो रिलेशनशिप को बचाना, किसी का सेवा करना, किसी को सहयोग करना, सारा कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद होता है। और गुण कौन सा है? राजसिक गुण, राजसिक, है ना। 3 तरीके के गुण भी होते हैं, क्या क्या? तामसिक, सात्विक, राजसिक। तो आप देख लीजिए, देवता का जो गुण होता है उसमें सात्विक नेचर होता है, मनुष्य का जो गुण होता है उसमें राजसिक गुण होता है, और तामसिक गुण जो है उससे भी इतर प्राणियों में होता है। तो आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, आप किस तरीके के मनुष्य हो, कितने डिफिकल्ट संचित कर्म आपका है, वो सारा भी जानने का जो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है वो ये सेकेंड हाउस है। ठीक है, सेकेंड हाउस। किसी भी इंसान का लाइफ का स्टोरी क्या होगा उसके वाणी से आप पता कर लोगे। सेकेंड हाउस कितना अच्छा बोलता है, कितना सचो बोलता है, कि अपना निस्वार्थ भाव से वो उस चीज को बोलता है, कितना ज्यादा झगड़ालू है, कितना ज्यादा गाली गलौज करता है, कितना ज्यादा जो है दूसरों को दुख पहुंचाने का कोशिश करता है अपने शब्दों के थ्रू, वो उसका एक्चुअल नेचर है। तो आप समझ जाओ उसका प्रारब्ध कर्म, इसका ये सेकेंड हाउस से पता चल जाता है ना। प्रारब्ध, इस जन्म में एक्चुअल में वो किस तरीके का लाइफ जिएगा। तो आप में से कोई पूछ सकता है कि सर इस बार तो ये इंसान जो है बहुत ही खराब है, नेचर है उसका दूसरों को परेशान करना, दूसरों की चीजों को हड़प करना, लेकिन देखो मंत्री बना हुआ है, करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो आप ये समझ जाओ कि उसका पास्ट संचित कर्मा, है ना, जो भी उसने लेके आया है, अगर वो पॉजिटिव बैलेंस में था, ये प्रारब्ध कर्मा जो है जो इस जन्म में उसको भुगतेगा, और जो क्रियमाण कर्म इसके वजह से करेगा, अपने घमंड के वजह से, अपने पोजीशन के वजह से, तो अल्टीमेटली वो जो क्रियमाण कर्म है इस बैलेंस को क्या करेगा? खत्म कर देगा। ठीक है, तो उसके पीढ़ी में आप देखना उस तरीके के बच्चे पैदा होंगे जो यूजुअली फिर से जन्म मृत्यु वाला जो स्ट्रगल है उसको, डिजीजेस होगा, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होगा, कम टाइम में डेथ होगा, या जो है हर तरीके का परेशानी उसके रिलेशनशिप में होगा, और ये कर्म जो है उसको भुगतना भी पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम छोटे से दायरे को देख के, एक 50 साल के जन्म को देख के या जीवन को देख के अगर ये डिसाइड कर देंगे कि भाई ये इंसान इतना खराब काम करने के बाद भी अच्छा जीवन जी रहा है, तो ये कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट नहीं है। 50 साल आपके अनंत जीवन का एक छोटा सा ही पार्ट है, और आप इससे पहले भी 50 बार जन्म ले चुके हो, और आगे भी जब तक आपका ये कर्म और क्रिया का तरीका और उसको भुगतने का बैलेंस खत्म नहीं होगा, तो आप ऐसे जन्म आपका चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए जो सबसे अच्छे लोग होते हैं वो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं, है ना। जीवन का लक्ष्य जो है ये इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बचना होता है। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, भरणी का क्या पावर है? भरणी का पावर यह है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वहां से दूर भागना चाहिए। हाँ जी, बताओ। लाइफ एक्सेप्ट में करना चैलेंज आ रहा है तो उसको फेस करना एक्सेप्ट चाहिए। करना चाहिए, फेस करना चाहिए सर। तो आप जितने जल्दी इसको फेस कर लोगे उतना अच्छा, एक्सेप्ट, है ना। आप अपना कर्म कर रहे हो, आपके स्पाउस आपका केयर नहीं ले रहा है, वो आपके साथ इल ट्रीट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, वो जो है आपके ही चीजों को मिसयूज कर रहा है, आपसे पैसा ले लिया, आपका खुशी ले लिया, और आपको एक तरीके से परेशान करना चाहता है। तो सबसे पहला तो आप देख लो, क्या ये 1 नंबर वाला जो साइन है कहीं ऐसा जगह पे इन्वॉल्व है क्या? या उस साइन में रिलेशनशिप का कारक विनस बैठा हुआ है क्या? तो आप समझ जाओ कि आप एक्चुअल में हार्ड वे में उस चीज को समझोगे, रियल एक्सपीरियंस के थ्रू आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जितना जल्दी उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपके जीवन में शांति आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, शांति क्या होता है इसको आप रिलेट करके बड़े आराम से समझ सकते हो। एक छोटा सा बच्चा है, उसको इंजेक्शन देने के लिए आपने लिया, और साथ में आपने बोल भी दिया बेटा एक छोटा सा सुई आपको अभी लगाया जाएगा। तो सुई को लगाने का टाइम कितना होता है? 10 से 20 सेकंड, है ना। लेकिन जैसे ही आपने बच्चे को बता दिया, वो कितने घंटे से रो रहा है? 3 घंटे से रो रहा है, और सुई लगने के बाद कितना घंटा रो रहा है? वो भी 2 घंटा रो रहा है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये मेंटल एस्पेक्ट है ना, ये मेंटल एस्पेक्ट है। मन में सोच लिए कि भाई सुई बहुत दर्दनाक होता है,
अभी मुझे चुबाया जाएगा और वो कष्ट जो है होगा, लेकिन शरीर को एक्चुअल में कष्ट कितने टाइम के लिए हुआ? सिर्फ 20 सेकंड के लिए, है ना। तो ऐसे ही होता है, जो चीज भगवान आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देते हैं, अगर उसको आपने शरीर के साथ जोड़ दिए तो वो कष्ट बहुत ही क्षण के लिए होता है, लेकिन अगर आप उसको मन के साथ, इमोशन के साथ जोड़ दिए तो वो आपका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने अंदर समा लेगा, क्योंकि वो मृत्यु है। आप जिस भी चीज का कल्पना करोगे वो कल्पना ही मृत्यु का कारण है। जीवन को कल्पना करोगे तो आपको जीवन मिलेगा, और रियल जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत कम टाइम के लिए है ना। उस कम टाइम में अगर आपका फिजिकल पेन और मेंटल पेन सेम तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, पैरेलल होते हैं, जितने टाइम का फिजिकल पेन उतने ही टाइम का मेंटल पेन, तो यू आर वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, है ना। जो पुराने चीजों को लेकर रोता रहता है वो बहुत ही, आप कह सकते हो, निम्न किस्म का इंसान होता है, क्षुद्र इंसान होता है ना। जैसे हमारे एक नेता ने किसी नेता के बारे में नीच वाला शब्द का उपयोग किया था, नीच, है ना। एक इलेक्शन उनको गंवाना पड़ा इस शब्द के चक्कर में, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो शब्द है ये तभी ऑपरेट होता है, हमारे लाइफ जो है कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता, कभी भी कोई पर्टिकुलर बड़ा मकसद को फुलफिल नहीं कर सकता जब तक फिजिकल पेन जितने टाइम के लिए होता है हम उतने ही टाइम के लिए रोना धोना करें। अगर मानो आप 10 साल पुराना, 20 साल पुराना फिजिकल पेन को लेके, किसी धोखा को लेके अभी भी रो रहे हो, तो आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा, है ना। और वो कौन से जन्म में होगा, फिर अधूरा रह जाएगा आपका वो इच्छा। आप फिर नेक्स्ट बर्थ में जाके कोशिश करोगे, और नेक्स्ट बर्थ में जाके आपको फिर से प्रयत्न करना होगा, और इसी दौरान आप जो भी कर्म किए हो और जो आगे कर्म करोगे उस कर्म का भी डायरेक्शन आपके थॉट प्रोसेस के वजह से चेंज हो जाएगा। आप रोज ही रोते रहते हो किसी रिलेशन को लेके, तो आप अपना टैलेंट को कब समझोगे, क्योंकि आपका रोना धोना तो बंद ही नहीं हुआ है। आप हमेशा लग रहा है कि वही एक अपॉर्चुनिटी था जो आपने खो दिया है, और उसी अपॉर्चुनिटी के नहीं मिलने से आप एक्चुअल में बहुत ही दुखी जीवन यापन कर रहे हो। तो आप नया कुछ करोगे ही नहीं, आपका नया कोशिश जब नहीं होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपको ये नक्षत्र प्रोवाइड करेगा, भरणी नक्षत्र। जिस भी साइन में है, जिस भी हाउस में है, उस हाउस से रिलेटेड आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। जैसे ये साइन जो है मेरा 6th हाउस में है, तो कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई लोन, आई हैव टू टेक केयर ऑफ द एनिमिटी, है ना। किससे लड़ाई करना है और किससे लड़ाई नहीं करना है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रेगुलर एक्सरसाइज, कि मुझे एक्चुअल में मेरा डे टू डे लाइफ का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, रेगुलर रूटीन, है ना, एक्सरसाइज। और क्या होता है, सिक्स्थ हेल्थ। जो है डॉक्यूमेंटेशन भी होता है ना, डॉक्यूमेंट्स। 6 जो है आपका हेल्थ भी होता है, 6 जो है कंपटीशन भी होता है, तो हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। ये सारे चीजें आपको जो है करना ही पड़ेगा, तब क्या होगा, आपके जीवन में नया स्रोत आप जुड़ पाओगे, आपके लाइफ में नया चीज जो है होगा। इसीलिए आप देखना, जो एरीज साइन होता है ना, उस साइन के अंदर जो एक्चुअल में मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है वही एक्सल्टेड होता है, क्योंकि मृत्यु का साइन है। तो बताओ कौन एक्सल्टेड होता है, हाँ जी, हु इज एक्सल्टेड इन सन। सन, ठीक है। वो केतु के नक्षत्र में आ जाता है, लेकिन सन का पावर यहाँ पे भी होता है, क्योंकि सन जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, अजर और अमर है। लेकिन यही सन के साइन में या सन के साथ वीनस आ जाए तो आपके मैरिटल लाइफ कैसे हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, ठीक है। यानी ये मृत्यु जहां पे भी आएगा चीजों को खराब करने का कोशिश करेगा, चैलेंजेस प्रोवाइड करेगा, और चैलेंज को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि आप जो जन्म को प्राप्त करना चाहते हो, जिस पोजीशन को पहुंचना चाहते हो, वो पोजीशन, वो सिचुएशन आपके पास में मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम से दूर भागना नहीं चाहिए, तभी तो आपको
एक्चुअल में लक्ष्मी जी मिलेंगे। वीनस जो है लक्ष्मी भी हैं। फर्स्ट हाउस में वीनस का रहने का मतलब ही यही है कि आपका लाइफ उतना सुंदर होगा, उतना पावरफुल होगा, जितना आपका थॉट प्रोसेस, जितना आपका पर्सनालिटी, जितना दुख और चैलेंजेस आपने शुरू में सहे होंगे। तो आप देख लो, अगर सूर्य होगा तो आपका इंडिविजुअलिटी और लीडरशिप के लिए फोकस होगा। आप लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा बनने का सोचोगे, ख्वाब देखोगे और कोशिश करोगे। लेकिन उसके साथ आपको जो है ये भी देखना होगा कि अथॉरिटी के साथ आपका स्ट्रगल भी होगा। ठीक है, समझ लो इसको। चंद्रमा होगा तो क्या होगा, आपका इमोशनल नॉलेज और इमोशनल एनर्जी जो है बहुत ही पावरफुल है। इमोशनल एक्सपीरियंस आपका अनोखा होगा और आप जो है बहुत बड़े बड़े फीलिंग्स जो है ना कैरी करोगे, जीवन को आप कैरी करोगे, है ना। और जीवन को कैरी करने के लिए आपका जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को आप किस तरीके से आगे बढ़ाओगे वो भी डिसाइड करेगा कि आप कितना रोध होके अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। अगर चंद्रमा इस साइन में है, इमोशनल एनर्जी ज्यादा होना भी कोई अच्छा चीज नहीं होता। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अभी देखो बारिश का पानी बहुत ज्यादा हो गया है उत्तराखंड में, पंजाब में क्या हाल है। जीवन में भी जब आपका इमोशन ज्यादा होता है तो आप उसमें डूब जाते हो। ठीक है, और जो डूब जाता है उसका मरने का भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट। मंगल है तो आप समझ जाओ कि मार्स का पावर क्या है, पराक्रम दिखाने वाला पावर, पुरुषार्थ दिखाने वाला पावर। तो ऐसे में आपका साहस बहुत होगा और आप बहुत ही डिटरमाइंड होंगे, करना है तो करना है। लेकिन इसका मतलब आप इम्पेशेंट भी होंगे, शनि का ऑपोजिट ट्रिट। आप में धीरज का कमी होगा और साथ साथ में अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप जीवन को बदल सकते हो, क्योंकि मार्स का खुद का साइन है और वहां पे वीनस का कॉम्बिनेशन है। पैशन होगा आपका, ये करना है तो करना है। तो थोड़ा सा गुस्सा को काबू रखना और जो है इरिटेशन को कंट्रोल करना, ये आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा। मरकरी है आपके इसी पर्टिकुलर साइन में, तो आप देखो सबसे बड़ा आपका क्या एनर्जी है मरकरी का, आप बहुत ही ऊंचा और उम्दा सोच सकते हैं, शार्प थिंकिंग, बहुत ही पिन पॉइंटेड सोच और बहुत ही अच्छा तरीके से अपने कोई भी नॉलेज है उसको शब्दों में प्रकाश करने का, मुफट जिसको कहते हैं, दो शब्द में ही पूरा का पूरा स्टोरी बता दे, है ना। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए आपको न्याय का भी साथ देना चाहिए और सच बोलने का आदत डालना चाहिए। जुपिटर आपका है तो आपका मोरल वैल्यू बहुत ही होगा, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब भी ये आपका जुपिटर को अपने पास रखेगा तो आपके जो व्यवस्था है, जो आप धर्म को पालन करते हो, जो विश्वास आप दिखाते हो, उस विश्वास का भी एग्जाम देने के लिए तैयार रहना है आपको। लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसको धर्म संकट का स्थिति आप कहोगे, यानी धर्म में मुझे करना क्या है, ये करना है या वो करना है। तो इस तरीके का परिस्थिति भी आपको फेस करना होगा। जब शुक्र ही इसके अंदर है तो आप देखिए आपके अंदर क्रिएटिविटी, पैशन बहुत आयत होगा। और लाइफ में जब भी आपका कोई लव रिलेशनशिप होगा तो कोई आसान रिलेशनशिप नहीं होगा, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो मैं पहले से बता देता हूं, अगर आपका एरीज साइन के इस पर्टिकुलर डिग्रीज के अंदर शुक्र है तो उस इंसान को प्यार करना है सोच समझ के, जिसको लाइफ में छोड़ने के बाद भी आप अपने आप को संभाल पाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस होने जा रहा है। शनि है तो आप समझ जाओ कि आपका जो पास्ट कर्मा है ना बहुत हावी है। और ये जो साइन है ना जहाँ पे वीनस जुड़ा हुआ होता है, पृथ्वी तत्व का साइन है, वीनस का जो नेचर है, ठीक है। साइन तो आपका एरीज वाला है अग्नि तत्व का, लेकिन जो मैं नक्षत्र का बात कर रहा हूं उसमें वीनस का एनर्जी है, पृथ्वी तत्व का एनर्जी है। लेकिन उसमें अगर शनि आ जाए तो बहुत ज्यादा कार्मिक डेट करना होता है। इसीलिए देखना शनि जिसका भी फर्स्ट साइन में होता है ना, वो इंसानों का लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो एक तो शनि नीच का हो जाता है एरीज साइन में, ठीक है ना। ऊपर से सारे रिलेशनशिप एक के बाद एक धोखा देते हैं, ऐसा इंसान अलग थलग पड़ जाता है। जिसको भी प्यार करेगा आप समझ जाओ उस रिलेशनशिप को खत्म करना जो है किसी और का काम है, उसको फील करना शनि का काम है ना। तो आप देखो ऐसे परिस्थिति में आपको डिसिप्लिन और पेशेंस जरूर चाहिए। शनि का सबसे बड़ा आयुध यही है, पैशन
आपके पास आएगा ही नहीं। डिसिप्लिन आएगा, सिंसियरिटी आएगा, और आप अगर डिसिप्लिन और पेशेंस को देख लोगे तो फिर आप उस लाइफ से बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव कंडीशंस पे जा सकते हो। राहु ऑब्सेशन का कारक है, तो राहु जब भी इस साइन में होगा, मंगल का साइन है, शत्रु का साइन है, और नक्षत्र स्वामी जो है शुक्र है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट होंगे। ऑब्सेशन किसके लिए होगा? पावर के लिए, किसी तरीके का सेंसुअल प्लीजर, है ना, भोग करने का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो इंसान साहसी भी होगा। अगर वो कॉरेजियस बना तो आप देख लो, उसको फेम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वीनस के नक्षत्रों में अगर आपका राहु आ जाता है, फेम का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और यूजुअली जो समाज में कुरीति है, किसी तरीके का कुसंस्कार है, जैसे आपका सती प्रथा था या अनटचेबिलिटी था, ऐसे चीजों को बदलने का भी ताकत ऐसे इंसान के पास होता है जिसके भरणी नक्षत्र में राहु होता है। अब केतु तो डिटैचमेंट का कारक है। केतु के बारे में हम यही कहेंगे कि जो वर्ल्डली प्लेजर है वहां से दूर ले जाएगा केतु आपको। आपके अंदर स्पिरिचुअल जर्नी करने का बहुत बड़ा इच्छा होगा, और लाइफ, डेथ और रिबर्थ के बारे में आपसे बड़ा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है। थोड़ा सा भी आप कोशिश करोगे तो आप लाइफ के बारे में ज्ञान प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे। आपका केतु अगर फर्स्ट साइन में है तो आपसे अच्छा स्पिरिचुअलिज्म को समझने वाला, मैथमेटिशियन, लाइफ और डेथ प्रेडिक्ट करने वाला, फ्यूचर को जानने वाला इंसान कोई भी नहीं। जबकि केतु यहाँ पे मंगल के साइन में है ना, कुजवत केतु, मार्स की तरह केतु बिहेव करता है। तो आप पहले देखो कि ये नेचर जो है आपको विरासत में नहीं मिलेगा। पहले उसके नेगेटिव सिचुएशंस, फिर लाइफ में फोकस बनेगा वो, फिर वहां से आप दूर जाओ, है ना, तब जाके आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हर नक्षत्र का कितना पादा होते हैं? हाँ जी, चार। कितना पादा? 400। 4 पादा होते हैं ना, 3 डिग्री 20 मिनट का 4 पादा होते हैं। तो जब पहला पादा आपका होगा तो उस पादा का जो नेचर है उसको भी मैं बता देता हूं। ऐसे लोगों का फोकस बहुत ज्यादा होता है ना, फोकस पहले पाद में है। इनका अप्रोच प्रैक्टिकल होता है, ऐसे नहीं कि सोच लिए, वो देखते हैं प्रैक्टिकली कौन सा सही है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, रूल क्या कहता है। और वो यूजुअली ग्राउंडेड होते हैं, हवा हवाई वाले नहीं होते हैं, ग्राउंडेड। देखना जिसका भी वीनस अच्छा होगा, ऐसे इंसान दिल से अच्छे होते हैं। वीनस अच्छा है, आपने देख लिया, तो आप समझ जाओ कि उस इंसान का पेशेंस भी है, हर चीज को समझने में उसके जो है एक तरह का गुण है, और वो जो है हर रिलेशनशिप को वैल्यू देना जानता है। तो ग्राउंडेड होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, और उसका फोकस जो है काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसको एक बार उसने ठान लिया, उसको सत्य में तब्दील करने का एबिलिटी ऐसे लोगों में होता है जिसका फर्स्ट हाउस में, भरणी नक्षत्र का जो फर्स्ट पाद में किसी तरीके का एनर्जी जो है जुड़ा होता है। तो सूर्य होगा तो अल्टीमेटली उसका जो है गवर्नेंस के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होगा। अगर बड़ा ऑफिसर भी है तो ग्राउंडेड रहेगा, दिखावा नहीं करेगा, और उसके बाद जो है उसका जो भी लाइफ में फोकस है उसको पूरा करने के लिए वो कोशिश करेगा। सेकेंड जो है, यूजुअली चंद्रमा का छाप लेता है किसी भी पर्टिकुलर नक्षत्र में, इमोशन के साथ वो जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे जो भी इमोशन होगा वो कोई छोटा मोटा इमोशन नहीं होगा, मैं पहले से ही बोल रखा हूँ। इंटेंस इमोशनल एनर्जी प्रोवाइड करता है ये वाला पोजीशन, यानी कौन सा, 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक जो भी रहेगा भरणी नक्षत्र में, उसका इमोशंस बहुत ज्यादा होगा। उसको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। और ऐसे इंसान बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ये ना छोड़ना नहीं चाहते किसी को, एक रिलेशन है तो तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी का नहीं होगे, ये वाला नेचर होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, हिंदी फिल्मों का ये बहुत बड़ा डायलॉग है ना। तो आप देखना पॉजिटिवनेस भी उसमें काफी ज्यादा होगा। जो इमोशनल होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को धोखा भी मिलता है, और तभी जाके इमोशन का भूत उतरता है, ठीक है। मैं जितना भी कह दूं, जीवन और मृत्यु के साथ ये सारे नेचर जुड़ा हुआ होता है। जो इंसान को आप इमोशनली बहुत चाहते हो वो एक दिन आपको छोड़ के जाएगा। थर्ड हाउस जो है मरकरी से रिलेटेड होता है, थर्ड वाला पाद। तो इसीलिए ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन पावर बहुत
ही अच्छा होता है, ये याद रखना है। थर्ड इज फॉर कम्युनिकेशन, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बड़ा सुंदर बोलने वाला, क्योंकि वीनस का कला होगा, आर्टिस्टिक नेचर होगा उसमें, वो एक आर्टिस्ट होगा, आर्टिस्ट, है ना। थर्ड में है प्लानेट। तो चंद्रमा है तो इमोशनल एक्टिंग बढ़िया कर पाएगा। सूर्य है, राजा, पुलिस, इस तरीके का एक्टिंग करने में महारत होगा। किसी अनुष्ठान का हेड बना दो तो वो ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा, जो प्लानेट होगा उसी एनर्जी वाला आर्टिस्ट होगा। लोग आके पूछते हैं सर ये वाला एक्टिंग फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, तो आप इसको भी देख के बता सकते हो। इमोशनल आर्टिस्ट होगा, उसके एक्टिंग इतने दमदार होंगे कि आप रो पड़ोगे, है ना। कम्युनिकेटिव एक्टिंग होगा, इतना लंबा सेंटेंस बोलेगा एक सांस में कि आप उसके वो सेंटेंस के वजह से उसको याद रखोगे, उसके शब्दों में दम होगा। अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, है ना, इरफान खान, बोलने में ही आपको लगेगा भाई इनके आवाज के बिना तो ये कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ है अपने आवाज के वजह से, है ना। जबकि और भी टैलेंट होगा, लेकिन प्रोमिनेंट वो वाला टैलेंट होगा जब थर्ड में आपका इस तरीके के प्लानेट आ जाए। लेकिन ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है ये इतना आराम से नहीं आएगा, इसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। तो आप देख लो जिन जिन का मैंने नाम कहा एग्जाम्पल में, स्ट्रगल ही करके आए हैं। अमिताभ बच्चन को कितने सारे मूवीज में रिजेक्ट किया गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रामलीला में एक्टिंग करने वाला इंसान। इरफान खान, इतना बड़ा एक्टर, भगवान ने कितना जल्दी उनको दुनिया से दूर ले गए। तो ये थर्ड वाले पाद का पावर है, पावर ऑफ कम्युनिकेशन, बट स्ट्रगल इज ए मस्ट। और जो लास्ट वाला पाद है वो आपका स्पिरिचुअल वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पावर बहुत होगा। जो भी प्लानेट आपके एक नंबर साइन के चौथा पाद में है, आपको जो है उस प्लानेट का डेटी का पूजा करना चाहिए, अगर मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति पाना है आपको तो। और ये लोग जो हैं विजडम लेके पैदा होते हैं। कौन सा विजडम? बर्थ और डेथ का, है ना। उनसे व्याख्या करा लो जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, केतु उनको बता देगा, है ना। केतु का नेचर इसके अंदर सबड्यूड होता है, छुपा हुआ होता है, इसीलिए स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एवेकेंड पर्सन होते हैं। तो आपको ये चार नेचर इनका भी देखना है पाद के हिसाब से, कि कौन कौन से पाद में कौन कौन सा प्लानेट आ सकते हैं, रह सकते हैं, और उसका रिजल्ट आपके लिए किस तरीके का होगा, ठीक है। तो अभी कॉमन लाइफ थीम के बारे में बता देता हूं कि ऐसे लोग एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। तो पहला तो है कि दे कैन फेस इमोशनल चैलेंजेस वेरी ब्रेवली। इमोशन में हारने वाले लोग नहीं होते हैं ये, जितना इंटेंस चैनल हो। और ये शुरुआत में ही हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था, ईयर कौन सा होता है, 7 से 12 ईयर। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये इनके पर्सनालिटी का छाप बहुत सीरियसली बनाए रखता है। और जितना भी बड़ा हो जाए ये वाला एक्सपीरियंस वो भूलेगा नहीं। 7 से 12 साल का एक्सपीरियंस, आप पूछ भी सकते हो किसी का भी एरीज में कोई प्लानेट है तो आप रिलेट कर लोगे बड़े जल्दी से, है ना। ऐसे लोग जो है ना सेंसुअल प्लीजर के लिए भी जाने जाते हैं, है ना। किसी भी तरीके का इंसान के साथ जो भी एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को लास्ट लेवल तक ले जाने के लिए इनके अंदर जो है कोशिश होता है। बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, और साथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कारक है। ये अपना लाइफ तो बदलते ही बदलते हैं, ये दूसरे का लाइफ को भी बदलने में बहुत बड़ा पावर रखते हैं। और ये डीप कार्मिक लेसन का भी साइन है। ये जो नक्षत्र है डीप कार्मिक लेसन, इसका मतलब पास्ट कर्मा जो है आपका इस जन्म का प्रारब्ध को डिसाइड करेगा कि इस जन्म में आपको किस तरीके का सिचुएशंस फेस करना होगा। जैसे 1 नंबर साइन है, कोई भी प्लानेट नहीं है, लेकिन 6th हाउस का अगर इसके साथ रिलेशन हो गया तो 6th हाउस आपके लाइफ में प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा। फोकस, ऐसे एक टाइम आएगा आपको लगेगा लोन के वजह से मैं बर्बाद हो गया, ऐसा एक टाइम आएगा आपको लगेगा शत्रु के वजह से मैं बर्बाद हो गया। सारा एनर्जी आप वहीं पे लगा लोगे और फिर उस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपका रीबर्थ हो गया। तो ये भी आपका लाइफ का एक नेचर होगा इस नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ। ऐसे ही आपका नेचर जो है यूजुअली, अगर मैं कैरियर का बात करूं तो आप देखना जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूजुअली 1 नंबर साइन में उनका सन होता है ना। 1 नंबर साइन में केतु होता है। तो हीलिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, ये जो है मंगल का भी साइन है।
तो इसीलिए मंगल का एनर्जी तो रहेगा ही रहेगा। लिटिगेशन करने वाला जो भी जॉब है, लॉ हो गया, या वीनस का है तो क्रिएटिविटी के लिए आर्टिस्ट बनना, साइकोलॉजी को स्टडी करना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो तमाम फील्ड का एनर्जी ये प्रोवाइड कर सकता है कैरियर फ्रंट में, तो आपको ये भी देखना होगा। उसके बाद आपका गाइडेंस और रिमेडी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 नंबर साइन के वजह से या भरणी नक्षत्र के वजह से लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस चैलेंजेस को कैसे आप मिटिगेट करोगे, कैसे हटाओगे। तो पहला तो मैंने आपको कहा, चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करना है ना। चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। यूजुअली रेकमेंड किया जाता है कि रेड ड्रेस पहनना है, रेड या ब्लैक एनर्जी को ये करने के लिए। लेकिन ये जो एनर्जीज है, ये ब्लैक के साथ शनि जुड़ा हुआ होता है और रेड के साथ जो है मंगल जुड़ा हुआ आता है। तो इसको ऐसे नहीं कि आपको मन लगा और पहन लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके का कॉम्बिनेशन है तो एक साफ सुथरा रेशम का रेड रुमाल है ना, ब्लड रेड रुमाल अपने जेब में रखिए। इसको नाक मुंह पोंछने के लिए यूज मत करिए, इसको सिर्फ जेब में रखिए इस एनर्जी को ठीक करने के लिए। ठीक है, महामृत्युंजय का जाप करिए, शिव जी का पूजा करिए। जो आपके यमराज हैं वो मृत्यु के कारक हैं, तो इसीलिए किसी भी जानवर का जीवन बचाने का मौका मिले तो ऐसे मौका मत छो, जैसे भी हो उसका प्राण बचाने का कोशिश करिए। और साथ में आप क्या करोगे, नेचर के साथ जुड़ने का कोशिश करिए। क्योंकि आप देखिए, जो जीवन है वो एक छोटे से बीज के अंदर भी है ना। और वो बीज जो है जब भी मिट्टी के साथ यानी अर्थ के साथ मिलता है तो क्या बनता है, वो ट्री बनता है ना। तो आप जो है जीवन में जितने भी लाइफ क्रिएट करेंगे ना, आपका लाइफ उतना सुंदर होगा। ये आपके साइंस भी है, एनवायरनमेंट के लिए, पृथ्वी माँ के लिए आपका सेवा भी है। कोशिश करिए हर साल जैसे भी हो 2 बड़े पेड़ लगाने के लिए। कौन कौन से पेड़, पीपल का पेड़ है ना, नीम का पेड़ या बरगद का पेड़ है ना। कोशिश करिए, यहां तक कि अगर फल देने वाला पेड़ भी लगाना चाहते हो, आम लगाना चाहते हो, लीची लगाना चाहते हो, तो भी ये एक तरीके से नेचर के लिए सेवा है। और 2 पेड़ बहुत ही कम नंबर है, हम कोशिश करेंगे तो ये जो है बहुत ही अच्छा, ये हमारे पृथ्वी माँ के लिए एक तरीके का सेवा होगा। और माँ का सेवा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ चंद्रमा माँ है, और वीनस के साइन में ही चंद्रमा क्या होता है, एक्सल्टेड होता है ना। तो जब एक्सल्टेड होता है तो आप वो नेचर को क्या दे रहे हो, एक छोटा सा पौधा आप वहां पे दे रहे हो, नेचर उसको ग्रो करेगा, आपको देखना है। ऐसे ही आपका लाइफ में जो भी पेन का कारण है, आपको कष्ट मिल रहा है ना, आप समझ जाओ उस पेन के अंदर प्रॉमिस भी है ना। प्रॉमिस यानी वो खाली चैलेंज नहीं है आपके लिए, वहां से बाहर आने के लिए भी वो रास्ता ही है ना। तो जो भी ऊम में होता है वो ऊम से बाहर निकलता है, स्टील बॉर्न होके निकले या वो जो है जीवन को साथ में लेके आए। ऊम में कोई चीज हर समय के लिए नहीं रहता है, तो इसीलिए वो पेन भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो पेन जो है आपका प्रॉमिस में चेंज हो जाएगा। जितने आप लाइफ में बर्डन लेते हैं उतना ही ज्यादा आपका पर्सनालिटी ग्रो करता है। तो आपको जो जिम्मेदारी मिलता है उसको आप कभी भी छोड़िए मत। और जैसे जैसे आप बर्डन लेना शुरू करेंगे तो आप देखना कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने एक इंसान को खाना खिलाने का कोशिश किया, भगवान आपको 100 लोगों को खिलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नर्चर करने का, नॉरिश करने का भी साइन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस साइन को लेके आपको अगर एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, तो आपको स्पिरिचुअल पाथ जैसे भी हो फॉलो करना है। थोड़ा बहुत लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म को ले आइए, क्योंकि मैं बार बार कहा हूँ आपने जो कर्म किए हैं उसको एक्चुअल में हम लोग रिमेडीज करके, स्टोन पहन के, या किसी तरीके का बहुत बड़ा आयोजन करके, पैसा खर्च करके कर ही नहीं सकते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए है, जहां आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हो, आप जो है
बहुत ट्रांसफॉर्म किसको करता है? वो नहीं, वो एस्ट्रोलॉजर को करता है ना। दैट एस्ट्रोलॉजर इज ट्रांसफॉर्म, है ना। आप उसका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। तो ध्यान रखना है, अगर जीवन में एक्चुअल में आपको ट्रांसफॉर्म रियल में करना है तो इतना खर्च करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो है किसी ना किसी तरीके से परमात्मा के साथ जुड़ने का कोशिश करिए। कोई मंत्र को बड़े ध्यान से, स्नेह से आप जो है उच्चारण करिए, रोज का जीवन मर्रा का लाइफस्टाइल को बदलिए, और आप देखना अल्टीमेटली आप अपने अंदर एक नया स्ट्रेंथ पाओगे। यही आपका एक्चुअल में पुनर्जन्म होगा। दिस इज रीबर्थ, है ना। पुनर्जन्म तभी होगा जब आप इस लाइफ में जो भी कर रहे हो, वो जो डेली रूटीन है उसमें सुधार लाओगे, उसको पुनर्जन्म कहते हैं। और वो सुधार कहाँ से शुरू होगा? 1 नंबर साइन से शुरू होगा। और सुधार के लिए मैंने कई सारे तरीका बताए हैं। कोई भी इंसान जो यूजुअली इस नक्षत्र के थ्रू पैदा होता है, शुरू में उसका वीनस का दशा चलता है, और चंद्रमा इस नक्षत्र में होना चाहिए, है ना। चंद्रमा जिस भी प्लानेट के नक्षत्र में होता है वो उसका सबसे पहला दशा होता है। तो ऐसे लोगों का नाम से पता चल जाएगा। और शब्द कौन सा है जो भरणी नक्षत्र के लिए है? जैसे ये साउंड है ली, लू, ले, लो एंड एल आई, है ना। ये सारे जो हैं भरणी नक्षत्र वाले हैं। तो आप देखना इनके जीवन में यूजुअली जन्म मृत्यु वाला एक्सपीरियंस होता ही होता है ना। तो जन्म मृत्यु हम इसको भी कहते हैं, जहां पे आप ऑल टुगेदर एक नया इंसान बन जाओ, और लोग आपके बारे में जो सोचते हैं आप कुछ दिन के बाद उन्हीं को ही गलत प्रूफ कर दो। और वो तभी होगा जब आप इस प्लानेट का एनर्जी को, इस साइन के एनर्जी को, इस नक्षत्र के एनर्जी को समझोगे। और इसको समझने का तरीका है कौन से एज? 7 से 12। ये एक्सपीरियंस को भूलना नहीं है, याद रखना है कि इस उम्र में आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ था, 7 से 12। उसके बाद लाइफ में क्या फोकस है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 साल पहले फोकस अलग था और अभी फोकस बदल गया है। किसके साथ आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, आपका ये 1 नंबर वाला साइन कहाँ पे है, कौन से हाउस में है ये एरीज वाला साइन, और खास करके इन पर्टिकुलर डिग्रीज में कौन से प्लानेट है। नाउ इट इज ओपन फॉर क्वेश्चनिंग। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर 12th हाउस में है अगर मून भरणी में, तो क्या जी, हम लगाएंगे हिसाब कि वो 12th कहाँ? में है तो जी। सबसे पहला मून। तो आप देख लीजिए जो जो प्लैनेट्स उसके साथ रिलेट हो रहे हैं उसी को हम पहले ले आएंगे, है ना। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। पहले तो कौन सा प्लैनेट आपका रिलेटेड है? मून, ठीक है। मून। जी। उसके बाद कौन सा हाउस रिलेटेड है? 12th हाउस एरीज साइन 12th का। हाउस रिलेटेड है, ठीक है, वो हो गया। एरीज का जी। ही बात है, भरणी एरीज में ही आएगा, है ना। हाँ जी, हाँ तो आप जी, जी देखो सर। सबसे पहला बात है कि चंद्रमा 12th में आ गया, तो ऐसे लोगों का सबसे तो जो इमोशन फ्लक्चुएशन होना बहुत है, इमोशनल यस। फ्लक्चुएशन, है यस। ना। वो बेचारे खुशी और शांति इनको बड़े आराम से नसीब नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, और सारे बिल्कुल हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो खुद को जो है शांति मिलता नहीं है। तो जब मिलेगा कैसे? यानी चंद्रमा यानी थॉट प्रोसेस। दुख के साथ जितने ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस जुड़ा होगा उतना ज्यादा दुख मिलता है ना। तो मैंने क्या कहा था, फिजिकल पेन जितने टाइम तक होता है इमोशनल पेन भी उसी उतने ही टाइम तक होना चाहिए, है ना। पुरानी जी। चीजों को, किसी दूसरे का कर्म को लेके पछतावा करना हमारा काम नहीं है। क्योंकि आप कोशिश कर सकते हैं, दूसरे का कर्म को आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जी इसीलिए सर। बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होना ऐसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से आप देखो ये 12th हाउस है, तो 12th हाउस जो है हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। 12th हाउस जो है किसी तरीके का फॉरेन लैंड या अपने कल्चर से दूर वाला जगह को है। तो यूजुअली देखा जाता है जब चंद्रमा 12th में चला जाता है तो ऐसे जी। इंसान बेचारा प्रॉब्लम तो फेस करता है लेकिन वो किसी को बोल नहीं पाता है, ठीक है। जी सर। जो भी उसका दुख है वो उसको बयान नहीं कर पाता है। तो आप हम्म। कभी कभी कोई ट्रू फ्रेंड है उसको बता दिया करो, है ना। पहले तो जी बता सर। दिया करो। उसके बाद चंद्रमा के लिए जो सबसे अच्छा लॉर्ड है
क्योंकि देखो ये जो है ना प्रारब्ध कर्म के साथ बहुत सीरियसली जुड़ा हुआ है। कई बार जी हम सर। लोग इमोशनल टर्मोइल फेस करते हैं, लेकिन उसके हम्म। लिए हम दायी नहीं होते हैं, है ना। जी। जी सर। इमोशनल पेन के पीछे और कारण होते हैं। तो जी आप सर। क्या करोगे, यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बढ़िया भगवान है शिव जी, है ना, शिव जी का पूजा करना शुरू कर दीजिए। चंद्रमा जो है मातृशक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप जो है दुर्गा जी का भी सेवा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आपको किसी को कुछ खाना वगैरह देना है, सेक्ट जो 12th हाउस है वो आपका इमोशंस को ठीक करने का है। तो आप जी क्या सर। करोगे, पानी का बोतल जो है गर्मी के टाइम में, या घर पे भी कोई आएगा या कोई लेबर क्लास के लोग आप देखते हैं घर में हम साफ सफाई के लिए कूड़ा लेने के लिए आता है, उसको बिना पूछे ना पानी का बोतल या कुछ जो है लस्सी वगैरह ऐसे पीने का चीज जो है प्रोवाइड करिए, ये जी आदत सर। डाल दीजिए। आप देखना बड़े जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और जब भी आपको रिलीफ ना मिले ऐसे चीजों में, तो कार्मिक डेट को पूरा करने के लिए हम नया नया कर्म जो है उस प्लानेट के रिलेटेड शुरू करना चाहिए, जो क्रियमाण कर्म है ना। तो जी। चंद्रमा माँ है तो माँ का कर्म आप कर लिए। कोई छोटा सा बच्चा है, कोई आपका अनाथ बच्चा आपने देख लिया, उसको आपने किसी तरीके का शेल्टर प्रोवाइड किया, या उसको कुछ खाना दे दिए, या उसको कोई अच्छा बात भी बोल दी, तब भी ना आपको जो है भगवान का कृपा मिलेगा। ठीक जी है, सर। लेकिन चंद्रमा का यहाँ एनर्जी कम नहीं होता है। चंद्रमा सेकेंड साइन में एग्जल्टेड होता है, और ये जी। आपका जो है फर्स्ट साइन है। तो इसका मतलब है ऐसे लोगों को रिलीफ भी बड़े जल्दी मिल जाता है, अगर अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाए। देखो जी। दूसरे का कर्म के लिए अगर आप दुखी हो तो दुख हम्म। छोड़ दो, ठीक है, जी। जी। अपना कर्म करो, तो आप देखना जी। लाइफ में चेंजेस आएगा। और जी। चंद्रमा का कर्म क्या करो, चंद्रमा का कर्म क्या है, माँ बनना, है ना। जी। आप जी किसी सर। को भी किसी तरीके से नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप माँ का ही रोल प्ले कर रहे हो, है ना। ठीक है सर। किसी को सर। आपने अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया, आप थोड़े देर जी। के लिए सोचते कि चलो जी ये बच्चे का कोई नहीं है, तो मैं उसके पल भर के लिए माँ वाला रोल कर देता हूँ। बहुत जी। आसान चीज है, जी। कहना आसान है, उसको करिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड ए लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। ठीक है। जी सर, एक बात और थी, जैसे एरीज में ही अश्विनी का है, वो केतु है 12th हाउस में ही मून के साथ। हम्म। केतु और चंद्रमा आपके मम्मी का मम्मी है अभी, हाँ जी। हेल्थ कैसा है, ठीक है सर। और पूजा पाठ करती हैं, बहुत। बहुत करती हैं ना, उनका लाइफ सही है, हाँ जी। हाँ जी। फादर के साथ रिलेशन सही है। हाँ जी। हाँ जी। तो आप देख लो इसका प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी ओ। थ्योरी ऐसे काम करता है ओके ना। सर। जी जी। एक ही राइट। पर्टिकुलर प्लानेट जो है कई कारक को बताता है, और मैं तभी जी सर। पूछा, केतु का जी। मतलब डिटैचमेंट है, ठीक है। तो जी माँ जी। के लाइफ में चले जाना, या माँ हम्म। से दूर हो जाना, या ऐसे जगह पे रहना जहाँ पे माँ पास में नहीं है, या मदर के लाइफ में किसी तरीके का इमोशनल टर्मोइल, तो सारे आंसर आपका नेगेटिव है। इसका जी मतलब है जी। कि आपका खुद का जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज्यादा प्लस और माइनस में चल रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ, ओके सर। इसको कंट्रोल करना है, हो जाएगा। दुर्गा जी का पूजा करिए, आपको भी बड़े जल्दी जो है जी सर। शांति और खुशी मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स। ये पूछिए, कुछ नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अगर किसी को हिचकिचाहट हो रहा है तो आपको जो है रिलीफ मिलेगा, है ना। निश्चय जी। और जो है अल्पा जी है प्लांटेड पीपल प्लांट लास्ट मंथ, सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस रेमेडी, ग्रेट। लुल्लू भी यहाँ पे है, निश्चय जी हैं, है ना, और बाकी लोग शायद छोड़ दिए हैं। सर ठीक। मेरे घर में ना ड्रेन हम्म। पाइप के ऊपर 1 साल के बाद घर खोला और वहां पे पीपल का पेड़ उग रहा था, वो छोटा सा प्लांट। तो ठीक। मम्मी तो फेंकने लगी, मेरे घर में पॉट में मिट्टी पड़ी थी, मैंने उसमें प्लांट कर दिया। इट इज सो स्ट्रेंज कि आज आप वही रेमेडी बता रहे हैं सर। और मैंने 2 प्लांट्स लगाए हैं, एक बेसिल का, एक पीपल का। बहुत बढ़िया है मैम, उसको जो है कोई खुले जगह पे प्लांट कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर, जी सर, कल ही हाँ, कर दूंगी। खुले खुले जगह पे प्लांट कर लीजिएगा। और कोशिश करिए, आप कब तक हैं, सर बस एक एक हफ्ता, मंडे वी आर लीविंग सर। 1 हफ्ता ना।
जी ठीक है, आप सैटरडे को ही प्लांट कर दीजिए, ठीक है। सैटरडे को सर। जी हाँ सर।